रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर? यस मैम। पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन हम लोग करे थे, जिसमें एक मेथड हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। हम लोगों ने पार्टनर की कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसमें दो मेथड है। ठीक है, अकाउंट्स में। तो उसमें एक मेथड हम लोगों ने लास्ट क्लास सीखा था जिसको बोलते हैं मैक्सिमम लॉस मेथड। आज हम लोग ये वाला सीखने वाले हैं, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में भी हमें क्या सीखना है? पार्टनर के कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों ही केस में सेम चीजें सीखना है, बट दोनों का रूल्स अलग है। पार्टनर्स कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सीखना है। इधर जो लिखा हुआ है इधर भी वही लिखना है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये एरो लगा देने से भी चलेगा। तो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड जो है उसमें क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है। ये जरूरी नहीं है, ये जस्ट पहले हम सिखा देते फिर ये वाला पढ़ के बताएंगे तो समझ में आएगा। बाकी इसका जरूरी नहीं है, बट हम समझा देंगे कि जो लिखा हुआ है अगर कोई थियोरिटिकली उसे देखना चाहे। बाकी थियोरिटिकल पूछेगा नहीं, हमें इससे कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन ही आएगा। तो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या है, सेम चीज है कि जब बिजनेस बंद हो जा रहा है तो डिसॉल्व हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि हमें बाहर वाले की लाइबिलिटीज को पहले पे करना पड़ता है। ये नॉर्मल बात है। ठीक है, पार्टनर लोग थोड़ी ना पहले पैसा लेके चले जाएगा। पहले तो उन्हें बाहर जो भी उन्होंने लाइबिलिटी बना रखा है, चाहे जैसा भी लाइबिलिटी हो, बैंक के तरफ से हो, कोई से परचेजर हो, किसी का पैसा बाकी रखा हो, सभी का पैसा देने के बाद अगर कुछ बचेगा तो वो लोग ले सकते हैं। तो अगर बचता है तो पहले किसको मिलता है? अगर कोई पार्टनर से लिया गया लोन वगैरह है, पहले वो रीपे होगा, उसके बाद कैपिटल। क्योंकि बात ये आता है ना कि बिजनेस में जो मैंने पैसा लगाया वो मुझे वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर बिजनेस बंद हो जाता है। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट यही रहेगा। ऑर्डर ऑफ पेमेंट पहले वाले मेथड के लिए जो था, ये सेकंड वाले मेथड के लिए भी सेम रहेगा। पहले तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेंगे, जो भी पैसा हमारे पास रहेगा या एसेट बेच के आएगा। फिर हम लोग आउटसाइडर लाइबिलिटी को पे करेंगे, फिर इनसाइडर लाइबिलिटी को पे करेंगे। इनसाइडर लाइबिलिटी का मतलब पार्टनर से लिया गया किसी तरीके का लोन वगैरह, वो चीज। ठीक है, या पार्टनर को हम लोगों ने पार्टनर से कुछ पैसा लोन के तरफ से लिया था, या फिर किसी चीज को पे करने के लिए बोला था, बाद में दे देंगे बोला था, तो जो भी हो वो ओवरऑल तो लाइबिलिटी कहलाएगा। तो वो चीज पे करना है, उसके बाद पैसा बचेगा तो पार्टनर्स के कैपिटल को पे ऑफ किया जाएगा। और उसमें दो मेथड किया जाएगा, जिसमें से आज हम लोग ये सेकंड वाला मेथड करेंगे। तो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड कैसे होता है, पहले हम वो एक एग्जांपल से समझाते हैं। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में हमें क्या क्या फॉलो करना है, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है कि पार्टनर्स कैपिटल को किस तरीके से हम लोग पे ऑफ कर सकते हैं। तो ये मेथड तो हमें यही बताएगा, दोनों मेथड ही हमें ये बताता है कि पार्टनर्स के कैपिटल को कैसे पे ऑफ कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग का एक पार्टनरशिप फर्म है जहां पर तीन पार्टनर है, ए, बी और सी। ठीक है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यहाँ पर ही साइड साइड में लिख रहे हैं 3:2:1। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और उनका कैपिटल का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है। तो उसको हम ऐसे लिख रहे हैं, बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो क्वेश्चन मैंने कुछ लिखा नहीं है, हम जस्ट इसको ये पैटर्न से ही जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो स्ट्रक्चर होता है उसी से। तो क्वेश्चन ये है कि तीन पार्टनर है, ए, बी, सी, और बिजनेस बंद होने वाला है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, और उनका कैपिटल है 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो अगर बिजनेस बंद होने वाला है, सारा चीज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब सारे आउटसाइडर लाइबिलिटीज अगर पे ऑफ हो गए हैं, और अगर अभी हमें पार्टनर का कैपिटल को पे करना है तो हमें किस तरीके से जो है पे करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम लोग का कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है। अब इसका मतलब क्या होता है हम बताते हैं। कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये जो भी कैपिटल दिख रहा है ना, ये इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस का मतलब सभी का तो 1 लाख है, मतलब अगर कोई पूछे कि इसमें से सबसे ज्यादा कैपिटल किसने दिया है, तो हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकेंगे ना, क्योंकि सभी का 1 लाख है। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि नाम क्या है, हाईएस्ट
रिलेटिव कैपिटल, तो रिलेटिव का मतलब होता है जो कंपेरेबल होता है, ठीक है। तो कंपेयर कैसे करें, क्योंकि सभी का एक लाख करके है, तो ये कंपेरेबल नहीं है। लेकिन क्यों कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि सभी का 1 लाख करके है। बट यहाँ पर एक चीज देखने वाला है कि इसने 3 प्रॉफिट के लिए, मतलब अगर रेशियो है ना 3:2:1 तो रेशियो है, तो 3 यूनिट प्रॉफिट के लिए 1 लाख रुपए लगाया, जबकि इसने 2 यूनिट प्रॉफिट के लिए 1 लाख रुपए लगा रखा है, और इसने 1 यूनिट प्रॉफिट के लिए 1 लाख रुपए लगा रखा है, ठीक है। तो हम लोग कंपेरेबल इस चीज को कर सकते हैं। ये कंपेरेबल इसीलिए नहीं है, पहला बात तो अमाउंट देखते हैं तो 1 लाख लगता है, तो ऐसे लग रहा है कि कैसे कंपेयर करें। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कंपेरेबल तो है, क्यों नहीं है, होगा ना, क्योंकि ये 1 लाख और ये 1 लाख और ये 1 लाख जो कंट्रीब्यूटेड है बिजनेस में, वो सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के लिए नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये निकालेंगे सबसे पहले कि कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, मतलब 1 यूनिट प्रॉफिट के लिए कितना कैपिटल लगाना चाहिए। तो ए ने अगर 3 यूनिट के लिए 1 लाख लगाया है, तो 1 यूनिट के लिए कितना होगा, तो ये हो गया 1 लाख डिवाइडेड बाई 3। तो 33,333, पॉइंट को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो 33,333 हो गया। 1 यूनिट प्रॉफिट के लिए ए को लगाना चाहिए, बी को कितना लगाना चाहिए, अगर 2 यूनिट के लिए 1 लाख लगाया है तो 1 यूनिट के लिए 50,000 लगाना चाहिए। डिवाइडेड बाय 2 करने से ही पता चलेगा। और सी के केस में क्या है, 1 यूनिट के लिए कितना लगाना चाहिए, 1 यूनिट के लिए 1 लाख लगाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इसका तो 1 यूनिट है तो इसका 1 लाख ही रहेगा। अब ये कंपेरेबल हो रहा है कि हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल किसका है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 यूनिट प्रॉफिट, अब ये कंपेरेबल है क्योंकि ये प्रॉफिट का जो अमाउंट दिख रहा है ये सभी ने 1 यूनिट प्रॉफिट पाने के लिए लगाया है। ए ने लगाया इतना, बी ने लगाया इतना, सी ने लगाया इतना, तो सबसे ज्यादा सी ने लगाया है 1 यूनिट प्रॉफिट पाने के लिए, ठीक है। तो हाईएस्ट कैपिटल हम लोग का इतना हुआ, तो ये हम लोग कंपेरेबल सिचुएशन में लेके आए। तो सबसे पहले हमें जो बैलेंस दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, उसका हमें कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट लगाना है, ताकि हम लोग का कैपिटल कंपेरेबल हो, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हमें करना पड़ता है एडजस्टेड कैपिटल, तो ये सब रूल्स है, ठीक है, हमें ये फॉलो करना पड़ेगा, ये फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इसको हम लोग नहीं बोल सकते कि इसके बाद इसके आगे पीछे कर लेंगे, ऐसा नहीं, हमें एक के बाद एक करना पड़ेगा लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब ये एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या है, एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है कि हमें क्या करना है, कैपिटल को और भी कंपेरेबल करना है। और भी कंपेरेबल करने का मतलब ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर सभी का तो 1 यूनिट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटल आ गया है, लेकिन अलग अलग आया है, ठीक है। अब और भी कंपेरेबल करने के लिए हम लोग सभी का बेस बराबर करेंगे। कैसे, हमें लेना है सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल जो निकल के आया है कैपिटल पर शेयर में। तो ये तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट है 33,333। तो इस कैपिटल को बेस मान के हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। तो इसका मतलब एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ए ने 1 यूनिट के लिए 33,333 का कैपिटल लगाया है, तो 3 यूनिट के लिए कितना लगाएगा, तो वो तो कैलकुलेशन करेंगे तो 1 लाख ही आ जाएगा, नॉर्मल बात है, ठीक है, 1 लाख आ जाएगा। अब बी का भी हमें ए के बेसिस पे कंपेयर करना है, तो बी का क्या हो जाएगा, बी ने अगर 1 यूनिट के लिए इतना लगाना चाहिए, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट कैपिटल को बेस मान के करना है, तो 2 यूनिट के लिए कितना लगाना चाहिए, तो 2 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 33,333 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 66,666, ठीक है। अच्छा, अब 1 यूनिट के लिए 33,333, तो यहाँ पर जो है 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, फिर से वही सी का तो 1 यूनिट है ना, 33,333। इस तरीके से हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो पहला 2 स्टेप क्या है, एक ये तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि पार्टनर लोगों का कैपिटल कितना है। तो सबसे पहले हमें कैपिटल का जो बेस है वो, अगर मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 होता तो मुझे ये वाला लाइन नहीं करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा, लाइन हम लिख सकते हैं बट वैल्यू मेरा वही आएगा। बाकी अगर मेरा यहाँ पर बेस अलग अलग है तो मुझे ये निकालना है कि 1 यूनिट प्रॉफिट के लिए किसने कितना कैपिटल लगाया। तो ए ने अगर 3 यूनिट के लिए 1 लाख लगाया तो 1 यूनिट के लिए इतना लगाया होगा। 2 यूनिट के लिए अगर 1 लाख है तो 1 यूनिट के लिए 50,000, और 1 यूनिट
के लिए 1 लाख है तो 1 यूनिट के लिए 1 लाख ही रहेगा। अब हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है कि सबसे मिनिमम कैपिटल किसने लगाया है बिजनेस में एंटर करने के लिए, तो सबसे मिनिमम कैपिटल ए ने लगाया है। हम लोग यहाँ से तो कंपेयर नहीं कर सकते थे ना कि सबसे मिनिमम कैपिटल क्या होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले यहाँ पर कंपेरेबल सिचुएशन बनाया। तो सबसे मिनिमम कैपिटल इनके बिजनेस में एंटर करने के लिए 33,333। अब इसके बेसिस पे हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है। अब हम लोग ये सोचेंगे कि अगर मिनिमम 1 यूनिट प्रॉफिट पाने के लिए इतना कैपिटल लगाना है तो ए को 3 यूनिट के लिए कितना लगाना है, तो 1 लाख। बी को 2 यूनिट के लिए कितना लगाना है, तो फिर ये हो जाएगा 66,666, और सी को 1 यूनिट के लिए कितना लगाना चाहिए, 33,333। ठीक है, यहां तक हमें इस तरीके से करना है। अच्छा, अब इसके बाद 4th नंबर पॉइंट में हम लोग निकालेंगे एक्सेस कैपिटल। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा एक्सेस कैपिटल। अब एक्सेस कैपिटल का मतलब क्या है कि किसको कितना कैपिटल लगाना चाहिए, किसने कितना कैपिटल लगाया। तो सीधा बात है, ए को 3 यूनिट के लिए 1 लाख लगाना चाहिए था, ए ने 3 यूनिट के लिए 1 लाख ही लगाया है। ठीक है, तो ए का बिजनेस में किसी तरीके से एक्सेस कैपिटल नहीं दिख रहा है। बी ने लगाया था 2 यूनिट के लिए 1 लाख, लेकिन जब उसका कैपिटल हम लोगों ने एडजस्ट किया ए के हिसाब से, क्योंकि मिनिमम 33,333 देने से ही तो बिजनेस में एंटर कर सकते थे, बट बी ने उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बी को सिर्फ इतना देना चाहिए था 2 यूनिट प्रॉफिट के लिए, बट बी ने दे रखा है 1 लाख। तो हम लोगों को ये दोनों माइनस करके देखना पड़ेगा कि हम लोग का एडजस्टेड कैपिटल एक्सेस कैपिटल कितना है। तो एक्सेस कैपिटल कैसे निकल रहा है, 1 माइनस 3 करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 लाख माइनस 66,666, तो ये आंसर आ जाएगा 33,334। फिर सेम तरीके से हम लोग सी के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो सी के लिए क्या कैलकुलेशन होगा कि सी ने 1 लाख लगाया है 1 यूनिट के लिए, जबकि उसे 33,333 लगाने से ही हो जाता। तो एक्सेस कैपिटल कितना होगा, 1 लाख और 33,333 माइनस करने से ही पता चलेगा। 66,667 ये हो गया एक्सेस कैपिटल। तो पहले ये स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं ऐसा हमें हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा जब हम लोग हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल निकालेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर से हमें ये प्रोसेस को जो है रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक जो किया है अब ये हम थ्योरी से पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं से भी अगर हम लोग इस बात का, इवन अगर हम लोग गूगल करके भी इसका थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो करवाए वही देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द पार्टनर हु हैज द हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल दैट इज हुज कैपिटल इज ग्रेटर इन प्रोपोर्शन टू हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैपिटल ग्रेटर है कि स्मॉलर, वो हमें कैसे निकालना है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग निकालना है। अगर हम लोग वो निकालते हैं और हमें पता चल जाता है कि सबसे ज्यादा कैपिटल किसने दिया था, उसी को पहले पेमेंट किया जाएगा। मतलब सारा पैसा पे हो गया, आउटसाइडर को, इनसाइडर लाइबिलिटीज भी पे हो गया, अब बचा हुआ पैसा किस पार्टनर को जाए। मतलब ये तीनों तो अपने अंदर झगड़ा कर ही सकते हैं। ए बोलेगा, मान लेते 1 लाख बचा, ए बोलेगा मुझे दे दो, बी बोलेगा मुझे दे दो, सी बोलेगा मुझे दे दो, तो कौन पहले किसको मिलेगा, सेकंड किसको मिलेगा, थर्ड किसको मिलेगा, वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हम लोग हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड को फॉलो करके ये चीज निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसका मेथड क्या दिया हुआ है, वही मैंने अभी थोड़ा 3 स्टेप करवाए। For determining the amount by which the capital of each partner is in excess of his relative capital, तो अभी मैंने निकाला excess capital। excess capital कितना है, comparable to its relative capital। ठीक है, तो ये है actual capital जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये है relative capital। relative capital का मतलब है जब हम लोग कैपिटल को कंपेरेबल फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, रिलेटिव का मतलब ही होता है जो कंपेरेबल होता है। तो रिलेटिव कैपिटल के साथ कंपेयर करके देखेंगे, जो हम लोग का एक्सेस कैपिटल होगा उसी को हमें यूज करना है। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है जो हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा,
फिफ्थ नंबर में हमें फिर से क्या निकालना पड़ेगा। अब लड़ाई ए बी सी में था कि किसको पहले पैसा मिलना चाहिए, तो पहले ए हट गया, मतलब जिसका जीरो आ गया मतलब उसको लास्ट में पेमेंट होगा। लेकिन अभी भी लड़ाई बी और सी के अंदर जारी है, ठीक है। अब बी को पहले मिलेगा कि सी को पहले, ये भी कंफ्यूजन हमें दूर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से यही वाले प्रोसेस को हमें, ये 3 स्टेप को फिर से करना है। तो सबसे पहले फिर से क्या निकालेंगे यहाँ पर, कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। फिर से यहाँ पर निकालेंगे कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पर लिख लेंगे पीएसआर, ठीक है। यहाँ भी एक पीएसआर का लाइन हम लोग चाहे तो ऐड ऑन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर कर दिया क्योंकि ये लिखा हुआ रहेगा तो करने में आसानी रहेगा। तो अब ये 3 लिखने का तो कोई फायदा नहीं है, इसका तो निकालना है नहीं, तो यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया 1। अब 6 नंबर पॉइंट में हम लोग ये वाला पॉइंट हम लोग फिर से रिपीट करने वाले हैं, कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अगर अभी बी का जो कैपिटल निकल के आया है वो हम लोग का है 33,334, ठीक है। तो ये 2 यूनिट के लिए है, तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 33,334 डिवाइडेड बाई 2 करने से 1 यूनिट का पता चल जाएगा 16,667। और ये 1 यूनिट के लिए है तो फिर ये इतना ही रह जाएगा, इसमें तो कोई वैल्यू चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है। ये निकल गया। फिर क्या निकालना पड़ेगा, फिर निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए जो स्मॉलेस्ट कैपिटल है उसे बेस करना चाहिए, तो फिर उसको हम कवर करते हैं, ये दोनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है, ये वाला है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमें निकालना पड़ेगा एडजस्टेड कैपिटल, तो ये हो जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। अब एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलता है, इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम 16,667 देने से ही बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि ये 1 यूनिट प्रॉफिट पाने के लिए, तो 2 यूनिट के लिए कितना होगा, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला डेटा ही हमें मिलेगा, क्योंकि वो तो डिवाइड करके ही आया था ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इसी कैपिटल को बेस मान के हम लोग ये भी देखेंगे, अगर 1 यूनिट के लिए इतना है मतलब, तो फिर ये 1 ही आ रहा है, तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, मतलब ये अगर मेरा बेस है कि मिनिमम इतना देना पड़ेगा 1 यूनिट प्रॉफिट पाने के लिए, और सी का अगर प्रॉफिट क्वांटिटी ही 1 यूनिट है तो सी को मिनिमम कितना पैसा लगाना चाहिए था, 16,667, ठीक है। ये एडजस्ट करके मिला कि इनको इतना इतना कैपिटल लगाना चाहिए था। लेकिन क्या किसी ने भी एक्स्ट्रा लगाया है, तो उसको हम लोग चेक करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस कैपिटल, कितना एक्सेस लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो है बी ने लगाया है इतना, जबकि उसे लगाना चाहिए था इतना, तो जितना लगाना चाहिए था उतना ही लगाया है, तो एक्सेस कैपिटल 0 आ जाएगा। तो कैसे आंसर आ रहा है, 4 - 7 करके, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 0, इनको लगाना चाहिए था 16,667, जबकि इन्होंने लगाया है 66,000। तो फिर ये दोनों में जो डिफरेंस है वो आ जाता है 50,000 का, ठीक है। तो ए बी सी में ए पहले एलिमिनेट हो गया जो मेथड था उसके हिसाब से, फिर बी एलिमिनेट हो गया, फिर उसके बाद सी बच गया, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेस कैपिटल जो है, सबसे ज्यादा एक्सेस कैपिटल सी ने दिया है, इसका मतलब ये होता है सबसे ज्यादा एक्सेस कैपिटल सी ने दिया है। अब पार्टनर लोगों में ऑर्डर ऑफ पेमेंट कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ पेमेंट कुछ इस तरीके से हो, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो पार्टनर लोगों का कैपिटल किस तरीके से रीपे होगा, तो सबसे पहले सी को पे किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पे टू सी, कितना, 50,000। तो जैसे ही हमारा एक पार्टनर बच जाएगा, अब 3 में से एक हो या 2 में से एक हो या 5 दिया हुआ है 5 में से, नॉर्मली मैक्सिमम 3 होता है, अब 4-5 होता नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, नॉर्मली 3 पार्टनर मैक्सिमम हमें दे सकता है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो फिर सबसे पहले सी को मिलना चाहिए, क्योंकि एक्सेस कैपिटल सबसे ज्यादा सी का है, तो सी को सबसे पहले कितना मिलना चाहिए, 50,000, क्योंकि उसका एक्सेस कैपिटल उतना है। तो जब पार्टनरशिप बंद हो जाएगा, सारे आउटसाइडर इनसाइडर लाइबिलिटी पे करने के बाद, जब हम लोग पार्टनर लोगों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना चाहेंगे बचे हुए पैसे से, तो यहाँ पर सबसे पहले सी को मिलेगा, और कितना अमाउंट मिलेगा, 50,000 मिलेगा, ठीक है। तो रैंकिंग के हिसाब से तो एक्सेस कैपिटल इसका है, इसके पहले एक्सेस कैपिटल किसका आया था, इसके पहले बी और सी का आया था, आखिर में सी का आया, उसके पहले बी और सी का आया था। तो सेकंड पेमेंट किसको होगा, तो यहां पर हो जाएगा सेकंड पे टू बी एंड सी, इसके बाद बी और सी को पे करना पड़ेगा।
अच्छा, कैसे पे होगा? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बचे हुए पैसा जो रहेगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मतलब 50,000 पहले पे हो जाएगा बचे हुए पैसे से, फिर जो अमाउंट बचेगा उसे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद भी अगर कोई पैसा बच जाता है तो थर्ड पे टू हो जाएगा ए बी एंड सी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2:1। तो ये मेथड हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जब हम लोग रिलेटिव कैपिटल मेथड करेंगे। तो इसमें क्या क्या स्टेप करना है हम फिर से एक बार बता देते हैं, उसी को रिपीट करते जाना है जब तक सिंगल पार्टनर नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये तीनों ने तो 1-1 लाख जरूर दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया था? सी ने दिया था, ठीक है। एक्सेस कैपिटल सबसे ज्यादा सी ने लगाया था। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से कंपेयर करना है। सबसे पहले हमें जो भी कैपिटल दिया हुआ रहेगा हमें उसका 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है कि भाई इसने 3 यूनिट के लिए भी 1 लाख दिया, इसने 2 यूनिट के लिए 1 लाख दिया, इसने 1 यूनिट के लिए 1 लाख दिया। यही से पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा सी ने दिया है, क्योंकि इसने 1 यूनिट प्रॉफिट लेने का बात हुआ इससे, जबकि इसने 1 लाख दिया। ये 2 यूनिट लेगा, इसने 1 लाख दिया। ये 3 यूनिट इसने, सबसे कम ना इसने दिया है ए ने, ठीक है। लेकिन हम लोग सिर्फ ऐसे देख के नहीं सोच सकते हैं कि क्या मतलब किसने सबसे ज्यादा दिया है। तो ऐसे दिख तो रहा है सी ने दिया है, बट उसको उसने कितना एक्सेस दिया है वो निकालने के लिए हमें ये प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोसीड्यूर क्या है? सबसे पहले हम लोग पूरा सभी का कैपिटल के बेस को बराबर करेंगे। बराबर करने का मतलब हो गया कि सभी का 1 यूनिट के लिए कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग निकालेंगे। तो फिर इसने 3 के लिए 1 दिया है तो 1 के लिए कितना होगा, 2 के लिए 1 दिया है तो 1 के लिए कितना होगा, 1 के लिए 1 दिया है तो 1 का कितना होगा, ये निकाल लिया। अब इसके बाद इनमें से सबसे कम पैसा किसने कंट्रीब्यूट किया? ए ने, क्योंकि ये सभी का प्रॉफिट 1 यूनिट के लिए कैपिटल आ रखा है। सबसे कम पैसा कंट्रीब्यूट कर रखा है ए ने, तो उसके कैपिटल को बेस कैपिटल, इस कैपिटल का नाम होता है यहाँ पर बेस कैपिटल। मतलब ये समझने के लिए मैंने लिख दिया, लिखना जरूरी नहीं है, ये नाम होता है बेस कैपिटल। सबसे जो स्मॉलेस्ट कैपिटल आएगा कैपिटल पर शेयर में, उसको बेस कैपिटल मान के हमें बाकियों का कैपिटल डिसाइड करना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मिनिमम 33,333 देने से इस बिजनेस में एंटर कर सकते थे, तो फिर 3 यूनिट्स के लिए ए को 1 लाख देना चाहिए था, 2 यूनिट्स के लिए बी को इतना देना चाहिए था, और 1 यूनिट के लिए सी को इतना देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने दिया कितना है, ये अब हम लोगों ने 3, 2 और 1 के लिए निकाल दिया, ठीक है, कि बेस के हिसाब से ये होना चाहिए था। बट दिया कितना है? ए ने, ए को देना चाहिए था 1 लाख, ए ने 1 लाख ही दिया है, तो इसका कोई एक्सेस कैपिटल नहीं है। बी को हमारे हिसाब से एडजस्टेड कैपिटल के हिसाब से देना चाहिए था इतना, बट बी ने इतना दिया है तो उसने इतना एक्सेस दिया है। सी को देना चाहिए था इतना, बट सी ने इतना दिया है तो एक्सेस इतना दिया। ये हो गया कंसेप्ट। तो एक्सेस निकाल लिया हम लोगों ने। अब एक्सेस निकालने पे कोई एक पार्टनर जरूर एलिमिनेट हो जाएगा, जिसमें हमें दिख रहा है ए एलिमिनेट हो गया, एक का जीरो आ ही जाएगा, क्योंकि जिसका मिनिमम बेस होगा वही जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर बाकी बी सी बचा। फिर से सेम प्रोसीड्यूर दोहराना है। तो ये 3 लाइन अगर हम लोग समझ ले कंसेप्ट के साथ, किसके बाद कौन सा करना है थोड़ा दिमाग में भी रखना है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसीड्यूर बार बार होता जाएगा जब तक सिंगल पार्टनर ना आ जाए, ठीक है। फिर से सेम प्रोसीड्यूर हम लोगों ने जो है किया। अब ये जो एक्सेस कैपिटल है इसी को हम लोग बैलेंस ऑफ कैपिटल मानेंगे, ठीक है। तो अब कैपिटल कितना है बी और सी का इतना, लेकिन कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, 2 के लिए और 1 के लिए, तो 1-1 यूनिट के लिए कितना है इतना, तो मिनिमम कितना है इतना। तो मिनिमम अगर 1 यूनिट के लिए इतना होगा तो उस हिसाब से बी का 2 यूनिट के लिए इतना होगा, और इसके हिसाब से मिनिमम 16,667 के हिसाब से सी का इतना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है, तो देखा जाए तो यहाँ पर बी ने कंट्रीब्यूट कर रखा है, बी ने कंट्रीब्यूट कर रखा है 33,334, और उसे करना भी चाहिए 33,334, तो इसका जीरो हो गया। इसको करना चाहिए 16,667, बट इसने कर रखा था 66,667। तो सी ने 50,000 एक्सेस कर रखा था। तो जब भी हमारा पेमेंट होगा कैपिटल का, सबसे पहले सी को मिल जाएगा 50,000। उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो मिलेगा किसको? बाकी जिनका भी हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल रहा हो, तो इसमें बी और सी को मिलेगा। और उसके बाद भी अगर बच जाएगा तो ए बी सी को मिलेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, दैट इज 3:2:1 में मिलेगा। बस ये चीज हमें फॉलो करना है तो हमारा जो है क्वेश्चन बनेगा, ठीक है।
लेकिन ये तो सिर्फ हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल का मैंने कंसेप्ट बताया, बाकी आउटसाइडर पेमेंट का रूल्स ऐसे ही होगा जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्लास में यहाँ पर किया था, ठीक है। ये पहले ऐसे ऐसे करके पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये मेथड्स लगाएंगे। तो ये मेथड का और एक एग्जाम्पल करते, फिर एक क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से और एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। हेलो। हमें मैम। हाँ बोलिए। मैडम हर समय हम लोग मिनिमम को ही पकड़ के चलेंगे एक्सेस कैपिटल में। हाँ एक्सेस कैप नहीं, एक्सेस कैपिटल में मिनिमम नहीं, कैपिटल पर शेयर में मिनिमम वाला लेंगे। हाँ कैपिटल, हाँ। तो हर हाँ समय उसी को ही स्टार्ट करने से हो जाएगा, उसी को ही पकड़ने से। और हाँ मतलब दूसरा है मैडम एक कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट में वो 16,667 कैसे आया? ये डिवाइड करके आया, बीटा। इससे इससे इसको डिवाइड किया। अच्छा, इसका डिवाइड हुआ। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। 4 हाँ, डिवाइडेड मैडम बाई दोबारा 5। बोल देने से, सेकंड टाइम रिपीट कर देने से क्या ना हम लोग को समझ में इजीली आ जाता है। ठीक है, हम 2-3 एग्जाम्पल करवाएंगे, समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा मतलब एक मतलब एक रूल्स है ना, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा समझ में। ओके। अच्छा अब यहाँ पर ए बी और सी, फिर से 3 पार्टनर ले लिया, नाम मैंने वही सेम लिया है, ए बी और सी। अच्छा अमाउंट क्या लो, 3 लाख ले लो। ये हो गया 5, 3 और 5। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लिया 5:3:5। बैलेंस ऑफ कैपिटल हम अपने मन से ले रहे हैं, 3 लाख, 2 लाख 50, 3 लाख 50। अच्छा, क्या करना है, सेम यही प्रोसेस को हमें रिपीट करते जाना है, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने ऊपर सीखा है। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल आ गया। अब ये कैपिटल कंपेरेबल नहीं है, मतलब 3 लाख, 2.5 लाख और 3.5 लाख देख के हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सबसे ज्यादा पैसा सी ने लगाया, ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो सी का प्रॉफिट भी तो 5 यूनिट है, तो कंपेयर करने के लिए हमें पर शेयर पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले। तो मुझे तो सीक्वेंस याद है, आप लोग अपने कॉपी से देख देख के कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ए ने 5 यूनिट के लिए 3 लाख का कैपिटल लगाया है, तो फिर 1 यूनिट के लिए 60,000 का कैपिटल लगाना पड़ेगा। नॉर्मल बात है कि अगर 5 चीजों का दाम 30 रुपए है तो एक चीज का दाम कितना होगा, 30/5, तो फिर हो जाएगा 6 रुपया। तो वही पर का मतलब एक का वैल्यू होता है। तो अगर 5 यूनिट प्रॉफिट के लिए 3 लाख लगाया गया है तो 1 यूनिट के लिए कितना लगाना चाहिए था, 60,000 ए के तरफ से। बी ने 3 यूनिट के लिए 2.5 लाख लगाया है तो 1 यूनिट के लिए कितना होगा, तो डिवाइड करके देखते हैं, ये पॉइंट पे आएगा तो हम ये कैलकुलेटर पे करके देख लेंगे। 83,333। और सी ने अगर 5 यूनिट के लिए 3.5 लाख लगाया है तो 1 यूनिट के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 5,735 होता है, तो ये हो जाएगा 70,000। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हो गया कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब ए को 1 यूनिट के लिए इतना लगाना चाहिए, बी को 1 यूनिट इतना लगाया है, लगाना चाहिए नहीं, इतना लगाया है, इसी को मैंने 1 यूनिट में ट्रांसफर किया। पहला स्टेप तो हमें यही बताता है, जो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है उसका 1 यूनिट का वैल्यू निकालो। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल है उसको बेस मान के बाकी सबका कैपिटल निकालना है। तो ये तीनों में से सबसे कम वैल्यू का कैपिटल 60,000 दिख रहा है। तो 60,000 को बेस मान के हमें सबका कैपिटल फाइंड आउट करना है कि किसका कितना कैपिटल होना चाहिए था। तो ए का, ये सभी का 1 यूनिट के लिए है, ठीक है, अपने अपने बेसिस पे 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट के हिसाब से ही मैंने डिवाइड किया, तभी ये पॉसिबल है, इसीलिए लिखा हुआ भी है कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 60,000 अगर 1 यूनिट के लिए, तो 5 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 3 लाख। 60,000 अगर 1 यूनिट के लिए है तो 3 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा,
1,80,000। और 60,000 अगर 1 यूनिट के लिए है तो 5 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो ये हम लोगों ने कैपिटल को एडजस्ट कर दिया बेस कैपिटल के अकॉर्डिंग, कि अगर मिनिमम इस बिजनेस में एंटर करने के लिए मिनिमम तो 60,000 ही काफी था, जो कि ए ने लगाया, तो बाकी और तो ज्यादा लगाए। तो अगर हम लोग 60,000 के हिसाब से चले तो 5 यूनिट प्रॉफिट के लिए ए को कितना लगाना चाहिए? उसका तो 3 लाख ही आएगा क्योंकि उसी का बेस कैपिटल है। बाकी सबका कितना है? बी को लगाना चाहिए था 180 3 यूनिट के लिए, और सी को लगाना चाहिए था 5 यूनिट के लिए 3 लाख। अब इन्होंने लगा कितना रखा है? ये अमाउंट लगा रखा है। तो इससे हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि हम लोग का एक्सेस कैपिटल कितना है। तो यहां पर लिखेंगे एक्सेस कैपिटल। तो एक्सेस कैपिटल इसका तो 0 आएगा क्योंकि इसी का बेस कैपिटल था। बाकी चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 0 ही आ रहा है। तो एक्सेस कैपिटल कैसे आएगा? 1 - 3 करके। ये लेकिन दिमाग में रखना पड़ेगा, 1-3 का बात नहीं है कि क्या हो रहा है, वो कंसेप्ट के साथ भी समझना पड़ेगा। नहीं तो 1 - 3 ये रटने से ही होगा नहीं, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि हम लोग लिखते वक्त आगे पीछे कर दे, ठीक है? आगे पीछे होना नहीं चाहिए, वैसे नॉर्मल जैसा है वैसा ही हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कंसेप्ट समझेंगे तो 1 - 3 लिखने में भी आसानी रहेगा। तो बात ये है कि एक्चुअली ए ने तो इतना लगाया, ये तो एक्चुअल है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। ये हमें डेटा गिवन होता है क्वेश्चन में, बाकी हम लोग निकालते हैं। तो ए ने अगर 3 लाख लगाया जबकि उसे 3 लाख लगाना चाहिए था, तो फिर उसका जो है एक्सेस कुछ भी नहीं आया। एक्सेस उसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बी को लगाना चाहिए था 1,80,000 एडजस्टेड कैपिटल के अकॉर्डिंग, लेकिन बी ने लगा रखा है 2,50,000। तो उसने कितना ज्यादा लगा रखा है? तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 70,000। सी ने लगा रखा है 3,50,000 जबकि उसे लगाना चाहिए था 3 लाख, तो उसने 50,000 एक्सेस लगा रखा है। तो एक पार्टनर हट गया, 2 पार्टनर बच गया। अब जब तक एक पार्टनर ना हो जाए हमें ये प्रोसेस दोहराते रहना है। तो सेम प्रोसेस यहाँ जो था वही वाला किया है, ऐसे ही करते जाना है हमें। फिर 5th नंबर पे फिर से ये वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे, कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट एडजस्टेड कैपिटल एक्सेस कैपिटल, ठीक है? तो बीच में हम एक बार पीएसआर लिख लेते हैं ताकि मुझे कैलकुलेट करने में आसानी हो, नहीं तो बार बार ऊपर देखना पड़ेगा कितना पीएसआर है। अगर कोई चाहे तो ये वाला लाइन नहीं भी लिख सकता है, अगर कोई चाहे तो ये वाला लाइन नहीं भी लिख सकता है, डायरेक्टली भी किया जा सकता है। लेकिन हम लिख रहे हैं ताकि बार बार मुझे ऊपर देखना ना पड़े कि कितना पीएसआर है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बचे हुए लोगों का है 3:5, ठीक है? अब ये हम ऐसे स्क्रॉल कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाते हैं। अब 6 नंबर पे हम लिखेंगे फिर से कैपिटल पर शेयर। तो ये जो यहाँ पर जो प्रॉफिट दिख रहा है ये 3 और 5 यूनिट के लिए मुझे कंपेयर करने के लिए पर शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से निकालना पड़ेगा। सेम प्रोसेस चलता जाएगा। तो अगर 70,000 3 यूनिट के लिए है तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? 23,333। और 50,000 5 यूनिट के लिए है तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? डिवाइड करने से 10,000 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 10,000। अच्छा, अब मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं? बेस कैपिटल के बेसिस पे। बेस कैपिटल कौन सा होता है? जो हम लोग का स्मॉलेस्ट कैपिटल होगा। यहाँ पर स्मॉलेस्ट कैपिटल है 10,000, ठीक है? तो अब हमें क्या सोचना पड़ता है कि हम लोग ये देखेंगे कि अगर मिनिमम 10,000 लगाने से बिजनेस में आ सकते थे, तो उस बेसिस पे अगर जाए तो बचे हुए पार्टनर को कितना पैसा लगाना चाहिए था, ठीक है? तो ये बचे हुए पार्टनर है बी और सी। तो अगर 10,000 मिनिमम कैपिटल है एक यूनिट प्रॉफिट पाने के लिए, क्योंकि इसका इस लाइन का मतलब भी तो है एक यूनिट पर, मतलब एक हो गया। तो 1,10,000 अगर 1 यूनिट के लिए है, देन 3 यूनिट के लिए कितना होना चाहिए था? 30,000। और 10,000 अगर 1 यूनिट के लिए है, 5 यूनिट के लिए कितना होना चाहिए था? 50,000। अब हमें निकालना पड़ेगा कि एक्सेस कैपिटल कितना है। अब हमें निकालना पड़ेगा कि एक्सेस कैपिटल कितना है। तो एक्सेस कैपिटल कितना लगाएंगे? कितना कैपिटल लगा रखा है, कितना लगाना चाहिए था? कितना लगाना चाहिए था वो तो एडजस्टेड कैपिटल होता है कि एक यूनिट के लिए, सॉरी 3 यूनिट और 5 यूनिट के लिए इतना इतना लगाना चाहिए था, बट इन्होंने लगा रखा है इतना इतना, ठीक है? अब ये दोनों का हमें चेक करना है। तो हमें 4 - 8 करना है।
तो पहले कंसेप्ट समझ लेना है, फिर हमें माइनस वगैरह लिखना चाहिए, 4 - 8 करना है। तो इसने बी ने जो है 70,000 कैपिटल लगा रखा है, कितने यूनिट प्रॉफिट के लिए, 3 यूनिट के लिए, जबकि उसे 30,000 लगाने से ही होता है अकॉर्डिंग टू बेस कैपिटल। मतलब इसने एक्स्ट्रा 40,000 लगा रखा है, ये दोनों का डिफरेंस 40 आएगा, इसमें 0 आएगा, क्योंकि जिसका कैपिटल बेस कैपिटल होगा उसका तो जो कैपिटल लगाना चाहिए तो उतना ही लगा रखा होगा, क्योंकि उसी का तो बेस मान के हम लोग कर रहे हैं। तो फिर ये एक्सेस कैपिटल इतना हो गया। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पेमेंट कैसे होगा, सेम उसी तरीके से हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहले बी को मिलेगा, फर्स्ट पे टू बी ₹40,000 जो दिख रहा है वही सबसे पहले मिलेगा बी को। इसके बाद किसको मिलेगा, जिनका एक्सेस कैपिटल रहा, तो वो लाइन इसके आगे जो एक्सेस कैपिटल का लाइन है वहां जाना चाहिए, तो दिख रहा है बी और सी को। ठीक है, तो इसके बाद जो अमाउंट है वो बी और सी को जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पे टू बी एंड सी इन 3:5, क्योंकि इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है। और इसके बाद अगर कुछ बचेगा तो किसको पेमेंट होगा, थर्ड पे टू ए बी एंड सी सभी को मिलेगा इन पीएसआर। तो पीएसआर जो था वही लिख देंगे, शायद 535 लिया था मैंने, हाँ 535 में ये पे हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर और एक चीज भी लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ 40,000 पे होगा ना, यहाँ का अमाउंट भी हमें पता है, वो मैंने उस पॉइंट में भी नहीं लिखवाया, लिखवा देते हैं। यहाँ पर भी जैसे ये एक्सेस कैपिटल 40,000 आया, इसके आगे वाले स्टेप में एक्सेस कैपिटल कितना आया था, इन दोनों का टोटल 70 और 50,000, तो 7 और 5 12 होता है, तो 1,20,000 हो जाएगा। तो 1,20,000 का पेमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000 का पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ये जैसे 40,000 लिख दिया, ठीक है, ये 1,20,000 पहले एक्सेस कैपिटल आया था और लास्ट में आया 40,000, तो सबसे पहले बी को पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बी का 40,000 हुआ। अब जो सेकंड पेमेंट बी और सी को होगा वो 3:5 में होगा, ठीक है, बट कितना अमाउंट होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो ऐसे हो जाएगा 1,20,000 माइनस 40,000, तो कितना होता है 80,000। तो 80,000 जो है ये पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, ये जो टोटल एक्सेस कैपिटल दिख रहा है उसी में से ये फाइंड आउट हुआ, ठीक है, कि पहले दोनों का एक्सेस कैपिटल इतना, फिर एक का इतना, तो दोनों का मिला के 1,20,000 था, उसमें से सबसे रैंकिंग में 1 बी आया जिसका 40,000 एक्सेस कैपिटल है। तो 1,20,000 में से अगर 40,000 बी का है तो बी और सी का बचा हुआ अमाउंट है, तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से निकालना पड़ेगा। सेम यही वाला चीज हम वहां पर भी लिख देते हैं, उसमें हम लिखना भूल गए कि जो सेकंड पेमेंट है उसको, उसका अमाउंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। और ये वाला अमाउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों देने के बाद, तो ये दोनों मिला के 1,20,000 होना चाहिए ओवरऑल। ये देने के बाद अगर कुछ बचेगा तो बाकी पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो एक बड़ा क्वेश्चन है, वो करेंगे। तो ये जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट मैंने लिखा है, ये जब करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली कि कैसे करके पेमेंट हो रहा है, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल हमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट समझ लेना है कि जिसका एक्सेस कैपिटल है किसी भी एक पार्टनर का आएगा उसको सबसे पहले, उसके बाद बाकी जिन दोनों का एक्सेस कैपिटल रहा होगा उनको, और आखिर में बाकी तीनों को। और यहाँ पर भी हो जाएगा पीएसआर, यहाँ पर भी एक्सेस कैपिटल इसके पहले कितना आया था, ये दोनों मिला के आया था, ये 1,00,000 होगा, 33,334, 33,334 प्लस 66,667, तो ये हम लोग का 1,00,000 हो रहा है। 1,00,000 1 आ जा रहा है बिकॉज यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, वो अप्रोक्सीमेशन हो गया था डेटा, इस वजह से हम इसको राउंड में 1,00,000 लिख रहे हैं। ठीक है, ये 3 करने से 1,00,000 हो जाएगा। वो हम लोग का जो है, ये अगर हम 667 कर देते हैं ना, तो फिर ये हम लोग का
4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 रुपए में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको एडजस्ट कर लेना चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ पर अगर हम 6667 कर देंगे तो ये माइनस होके ऑटोमेटिकली 3 ही रहेगा, और अगर ये 3 रहेगा तो ये 1 लाख आ जाएगा। जो 1 लाख 1 रुपया आ रहा है वो नहीं आएगा, वो हट जाएगा। और वैसे भी पॉइंट के बाद अगर हमारा मोर देन 5 होता है तो उसे हमें 7 कर लेना चाहिए। तो ये 1 लाख हो गया, और 1 लाख में से 50,000 एक्सेस कैपिटल, टोटल एक्सेस कैपिटल 1 लाख, और उसमें से रैंकिंग में सी आया जिसे 50,000 दिया गया, तो फिर बी और सी को और कितना मिलना चाहिए? 1 लाख में से 50,000 ऑलरेडी पता चल गया है कि सी को जाना चाहिए, तो बचा हुआ 50,000 जो है इन दोनों में जाएगा, और बाद में और तो एक्सेस कुछ नहीं है ना, तो इसीलिए ये वाला अमाउंट हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। ये वाला अमाउंट बचे हुए मतलब जो पैसा है, पैसा जो हमारे पास बचेगा, पहले 50,000 देंगे, उसके बाद अगर बचेगा तो 50,000 पहले इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर जो बचेगा वो अमाउंट डायरेक्टली ये 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वहां पर कोई अमाउंट हमारा फिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये अमाउंट डिपेंड करता है हमारा एक्सेस कैपिटल कितना है। तो हम लोगों ने जो भी 2 एग्जांपल लिया, दोनों एग्जांपल में हमारा एक्सेस कैपिटल 2 ही बार आया है। ठीक है, तो ये टोटल एक्सेस कैपिटल 1 लाख, और ये 50,000 इसी में से जो है रिफाइन होके आया। ठीक है, तो 1 लाख में से 50,000 हमें पता चल गया सी को जाएगा, तो बाकी बचा हुआ 50,000 बी और सी को जाएगा। इस तरीके से काउंटिंग में जाना चाहिए। और यहाँ पर भी सेम है, बस डेटा अलग है, ये बस प्रैक्टिस के लिए मैंने बोल दिया। यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो गया 3 और 5 यूनिट्स, सॉरी यहाँ पर हो गया हमारा 1,20,000 में से 40,000 ये बी को जा रहा है, बचा हुआ अमाउंट किसको जाएगा? बी और सी को जाएगा। बस यहाँ भी 2 ही बार एक्सेस कैपिटल आया है, तो अमाउंट हम लोग 2 ही बार डिसाइड कर सकते हैं कितना हो सकता है। बाद में जो भी बैलेंस बचेगा वो हम लोगों को 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। बस ये चीज हमें करना है। अब यहाँ पर ये वाला चीज लिखा हुआ है, फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट बाय विच द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इज इन एक्सेस ऑफ हिज रिलेटिव कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल आर फर्स्ट डिवाइडेड बाय फिगर्स दैट आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले जो कैपिटल दिया हुआ रहेगा उसको हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करना पड़ता है। यानी हम लोग जो निकालते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले ले, पहला वाला या दूसरा वाला, कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, गिवन कैपिटल को हमें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करना पड़ता है। 3 लाख बाई 5, 2 लाख 50 बाई 3 और 3 लाख 50 बाई 5। द स्मॉलेस्ट कोसेंट, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, ये रहा 60,000, तो वही बोला है। द स्मॉलेस्ट कोसेंट विल इंडिकेट द बेसिक कैपिटल। मैंने बोला बेस कैपिटल, तो इन्होंने बेसिक कैपिटल लिखा। वो डिपेंड करता है कि कौन क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है, एक ही बात है, बेस या बेसिक कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बेसिक कैपिटल जो है वो हमें मानना है। और हैविंग एसर्टेन द पार्टनर हु हैज द स्मॉलेस्ट बेसिक कैपिटल, और जिसका स्मॉलेस्ट बेसिक कैपिटल रहेगा, मैंने जैसे यहाँ कवर किया है स्मॉलेस्ट कैपिटल, तो द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द बेसिक कैपिटल इज कैलकुलेटेड। इसके बाद हमें क्या करना है, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ जो बेस कैपिटल है, मेरे हिसाब से हम बेस कैपिटल बोलते हैं, मुझे वो हैबिट है ज्यादा, तो उसको हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर दिखाना है। तो ये इंग्लिश में वही चीज बोल रखा है। दिस मे बी कॉल्ड एज देयर हाइपोथेटिकल कैपिटल। इसको हम लोग मानेंगे कि इनका हाइपोथेटिकल मतलब ऐसा होना चाहिए था, जिसको यहाँ पर मैंने लैंग्वेज में लिख रखा है एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, मतलब फॉर्मेट में यही रहता है, एडजस्टेड कैपिटल। द अमाउंट ऑफ हाइपोथेटिकल कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इज देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैपिटल। अब हमें क्या करना है, एक्चुअल कैपिटल के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करना है, देन फाइंड आउट करना है हमें अपना एक्सेस कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद वही लिखा होगा, the amount of hypothetical capital of each partner is then subtracted from the amount of his actual capital. The resultant figure will be the amount of excess capital held by him. तो excess capital मिल जाएगा। By repeating the process once or twice as may be necessary, 1 से 2 बार ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है जब तक जरूरी है। तो जरूरी कब तक है, जब तक एक पार्टनर नहीं निकल के आ जाता है। Between the partners having excess capital, the amount by which the capital of each partner is in excess will be ascertained. The partner with the largest excess capital will be paid off first. तो सबसे ज्यादा जिसने excess capital दिया है उसको सबसे पहले पेमेंट कर दिया जाएगा, paid off first यहाँ पर बोल दिया है। फिर कहाँ चला गया मेरा लाइन, ये रहा, followed by payment to the other or others who rank next to him until the capital of partners are reduced to their profit sharing ratio. वही चीज मैंने यहाँ पर बताया कि जब तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिड्यूस होके नहीं आता है तब तक पेमेंट का ऐसे चलते जाएगा।
तो ये पढ़ने से तो डायरेक्टली नहीं समझ में आता है जब तक हम लोग ये चीजों को इस तरीके से नहीं करते। तो पढ़ना नेसेसरी नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है, यहाँ से कुछ आएगा नहीं। अगर कोई सेल्फ स्टडी करता है तो ये पढ़ के उसको खुद समझना पड़ेगा कि क्या करने बोला है, उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने जस्ट एक बार बता दिया, नॉट नेसेसरी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है ये वाला करेंगे, इलास्ट्रेशन 8। तो यहाँ पर बोला है ए पार्टनरशिप फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 30 जून 2022। 30 जून 2022 में पार्टनरशिप फर्म बंद होने वाला है। इट्स बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन बता दिया। बैलेंस शीट जो है डेट ऑफ डिसोल्यूशन में क्या दिख रहा था, कैपिटल 3 पार्टनर है, एबीसी 76,000, 48,000, 36,000, टोटल 1,60,000। लोन अकाउंट ऑफ बी 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर 30,000, ठीक है। फिर बोल रहा है कैश 10,800, सन्ड्री एसेट्स 1,89,200, ये बता रखा है। तो पार्टनर से लोन लिया गया है, क्योंकि लोन अकाउंट ऑफ बी का मतलब पार्टनर से लोन लिया गया है। तो ये मेरा है आउटसाइडर लाइबिलिटी, ये है मेरा इनसाइडर लाइबिलिटी। ये तो हम लोग डिसोल्यूशन जब से कर रहे तब से डिस्कस कर रहे हैं कि आउटसाइडर और इनसाइडर लाइबिलिटी क्या होता है। पहले क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, फिर पैसा बचेगा तो बी का लोन पेमेंट होगा, फिर पैसा बचेगा तो इनका कैपिटल पेमेंट होगा। लेकिन इनका कैपिटल कैसे पेमेंट करेंगे, ये तो झगड़ा करेंगे कि भाई मुझे पहले दे दो, मुझे पहले दे दो। तो हमें दो मेथड सिखाया गया है, मैक्सिमम लॉस मेथड और हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, उसका फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन अगर बोलेगा कि मैक्सिमम लॉस मेथड फॉलो करो तो वो करेंगे, क्वेश्चन बोलेगा हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड फॉलो करो तो वो करना पड़ेगा। द एसेट वॉज रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट, तो वो तो मैंने पहले ही बोला कि एसेट थोड़ी ना एक दिन में बिक जाता है, तो एसेट जो है इंस्टॉलमेंट में बिक रहा है। एंड द पेमेंट वेयर मेड ऑन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस, और पेमेंट कैसे पे होगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस, मतलब हमें कौन सा मेथड फॉलो करने बोला है, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। अब अगर ऐसा लगे कि नाम तो ये है, फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड से हम लोग कैसे समझेंगे कि नाम, क्योंकि यहाँ पर ये जो है, यहाँ हम लोगों ने कैपिटल का तो प्रोपोर्शनेट ही किया। प्रोपोर्शनेट करने का मतलब उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसका 1 यूनिट का वैल्यू निकाला है। तो ये जो कैलकुलेशन है यही तो होता है प्रोपोर्शनेट, ठीक है। इसको ही तो बोलते हैं प्रोपोर्शन कर लिया कि भाई 5 यूनिट के लिए अगर 3 लाख है तो 1 यूनिट के लिए कितना है। तो नाम यहाँ पर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल नहीं देखे, मेथड में जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट फॉलो हुआ है उसके हिसाब से नाम दिया हुआ है, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो तो मतलब कोई नॉर्मल नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। तो वहां हमें हमेशा दिमाग जो है खुला रखना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है। नाम हमें एग्जैक्टली वैसे ही दे दे ऐसा जरूरी नहीं है, हमें उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट हो रहा है वो भी नाम दे सकता है। तो प्रोपोर्शनेट का मतलब हमें पता होना चाहिए, तब ना हम लोग समझ पाएंगे कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। तो प्रोपोर्शन का मतलब तो क्या होता है, रेशियो होता है। तो रेशियो का यूज किया जा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज किया जा रहा है कैपिटल को निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब इंप्लाइड हो गया कि मुझे हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड निकालने के लिए दिया है। तो हमें एकदम एग्जैक्ट डायरेक्टली बोल देगा ऐसा जरूरी नहीं है, बोल भी सकता है, ठीक है। वो तो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कैसे क्वेश्चन में लिखेगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ 29,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। तो क्रेडिटर का वैसे देखा जाए तो उसे 30,000 29,000 लेके मान जा रहा है। कैसे पता चला, फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब 1,000 कम ले रहा है, बेसिकली बोल सकते कि डिस्काउंट। तो 29,000 क्रेडिटर को देंगे तो क्रेडिटर हमारा क्लोज हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 5,400 है, बट एक्चुअल अमाउंट स्पेंट वाज 4,000। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वेर एस्टिमेटेड टू बी 5,400। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस माना गया है कि हो सकता है 5,400 तक हो, बट एक्चुअली हुआ है 4,000 तक। तो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वहां पर ये वाला पॉइंट आया था कि सोचा था 400 रुपए होगा बट हुआ 500 रुपए होगा, बट हुआ था 400 रुपए, ऐसे दिया हुआ था। तो यहाँ पर भी वही है, सोचा था 5,400 का बट 4,000 ही खर्चा हुआ एक्चुअली में। दिस अमाउंट वाज पेड ऑन 15 सितंबर। तो रियलाइजेशन का खर्चा कब देना पड़ेगा, 15 सितंबर को देना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन हमें बता दिया है, डेट बता दिया कि कब पे करना है। ड्रॉ अप ए स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। कैश का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। कैश का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वही कि पैसा
कितना आ रहा है, कैसे कैसे हम लोग सभी को पे करते जा रहे हैं, पहले आउटसाइडर, आफ्टर दैट इनसाइडर लाइफ, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था, फिर होता है आउटसाइडर लाइबिलिटी, फिर होता है इनसाइडर लाइबिलिटी, विच वाज रियलाइज्ड एज फॉलोज। तो जो कैश आ रहा है वो कैसे रियलाइज हुआ है, 5 जुलाई को इतना रुपए मिला एसेट बेच के, 30 उसके बाद 30 अगस्त को एसिड बिका इतना मिला, उसके बाद 15 सितंबर को एसिड बिका और इतना अमाउंट मिला। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:2:1, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें लास्ट में बोल रखा है 2:1। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग द पार्टनर बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फिर से मेथड का नाम जो है हाईलाइट करके दे दिया है कि हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड यूज करके करना है। बाकी ये लाइन भी हमें बताता है कि ये हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड को करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देखने वाला है कि अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ पेमेंट देखें, जो कि हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं या फिर लास्ट क्लास में लिखा था, तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे होता है। बट यहाँ क्वेश्चन खुद हमें बोल रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15 सितंबर को पे होगा। तो 15 सितंबर कब आ रहा है, जिस दिन ये 3rd नंबर वाला अमाउंट हमें रियलाइज हुआ एसेट बेच के। तो बहुत सारे एसेट्स थे, दैट इज सन्ड्री एसेट्स, तो इसमें से एक एसेट जो बिका, 1 या 2 या 5 वो तो हमें नहीं पता, तो 5 जुलाई को जो भी एसेट्स बिके या कोई एक ही बिका वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ डिटेल्स नहीं दिया है कि फिक्स्ड एसेट में क्या क्या बिका। तो जो भी एसेट बिका उससे ये पैसा रियलाइज हुआ। लेकिन ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या बोलता है, पहले इससे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दो, और उससे भी पहले तो हमारे पास 10,800 पड़ा हुआ है, तो पहले उससे रियलाइजेशन एक्सपेंस देना चाहिए, फिर पैसा बचेगा, फिर जो पैसा आएगा उससे देना चाहिए था। बट क्योंकि 15 सितंबर को बोल रहा है क्वेश्चन की रियलाइजेशन एक्सपेंस ना इस तारीख को देना है, तो हम लोग इसी तारीख को देंगे। हम लोग अपने मन से ये नहीं बोल सकते कि हम लोग ऑर्डर ऑफ पेमेंट फॉलो करेंगे। वो हम लोग कब करते हैं, ऑब्वियसली रूल्स ये है कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट में पहले तो रियलाइजेशन वाला खर्चा पे होता है, फिर आउटसाइडर लाइबिलिटी, इनसाइडर, आफ्टर दैट पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन क्वेश्चन अगर बोलेगा कि नहीं, रियलाइजेशन एक्सपेंस इतने तारीख को पेमेंट हुआ, तो हमें उतने तारीख को ही दिखाना है। तो अगर हमारे ऑर्डर ऑफ पेमेंट में रियलाइजेशन पीछे के तरफ आ गया, तो फिर हमारा उसके बाद कौन सा पेमेंट आना चाहिए, उसके बाद हमारा आउटसाइडर पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आउटसाइडर पेमेंट में इस क्वेश्चन में क्या है, क्रेडिटर है, फिर उसके बाद एक ही है आउटसाइडर क्रेडिटर, उसके बाद इनसाइडर आ जाएगा पार्टनर का लोन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल आएगा, या रियलाइजेशन आ रहा है वो तो डेट देखने से ही पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डेट दे दिया है। तो अगर 15 सितंबर को हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अच्छा हाँ, एक चीज है कि ये सब होने के बाद ही ये वाला होता है। ठीक है, ये कभी आगे नहीं हो सकता है, ये ऑर्डर हमें फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और अगर क्वेश्चन कुछ बोल दिया है कि रियलाइजेशन बाद में होगा, ये आगे होगा, वो पीछे होगा, देन फॉलो द क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ बोलेगा तो हमें क्वेश्चन फॉलो करना है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा देन हमें रूल्स फॉलो करना है। तो यहाँ पर हमारा मिक्सड अप है क्वेश्चन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारा पीछे की तरफ चला गया, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस 15 सितंबर को पे होगा, और उसके पहले इसका मतलब ये दो हमें ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको करते हैं, हमें हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड फॉलो करना है, लेकिन वो तो आखिर में करेंगे। ठीक है, वो तो मैंने अभी 2 एग्जांपल से समझा दिया, लेकिन वो तो हमें आखिर में करना है। बाकी तो हमारा लास्ट दिन जो हम लोगों ने प्रोसेस सीखा था उसी के हिसाब से करना है। लास्ट दिन का प्रोसेस का मतलब ये वाला, ये जो डिसोल्यूशन, जैसे रियलाइजेशन फ्रॉम A1 ऐसे करके हमें दिखाया था ना मैंने, ये पे करने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो। तो यहाँ पर जैसे मैक्सिमम कैपिटल मेथड लास्ट में दिखाया था एक एग्जांपल के साथ, क्योंकि हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैंने पहले उसको इंडिविजुअली दिखा दिया। लेकिन हमें हमेशा जो है पहले ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ये सीक्वेंस उसके बाद ही ये करते हैं। तो पहले तो जैसे हम लोगों ने लास्ट नॉर्मल सीखा था वैसे ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, एक ही टेबल के अंदर पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड।
पर्टिकुलर्स ए बी सी, और यहाँ पर टोटल लिख लिया, जरूरत होगा तो यूज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, मैंने जस्ट एक बार लिख लिया, तो इसमें थोड़ा जगह, ये बैलेंस हो गया। अच्छा, ये एबीसी पार्टनर लोगों का लिख लिया, लेकिन पार्टनर का कैपिटल तो बाद में पे होगा, सबसे पहले क्या पे होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। बट इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का डेट क्योंकि बोला है 15 सितंबर को होगा, तो उसके पहले कौन सा खर्चा होगा, तो सबसे पहले बारी आएगा सन्ड्री क्रेडिटर का, तो ये 1 नंबर में आ जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, उसके बाद ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारा 3rd नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद ये वाला आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर को पे करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर 30,000 है, बट उसे पे हमें कितना करना है, 29,000, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोला है कि वो 29,000 लेके मान जाएंगे। तो पहले हमें क्या यूज करना है, पहले तो हमारे पास जो पैसा है उसका यूटिलाइजेशन करना होता है, तो ये सेम वो मैक्सिमम लॉस मेथड के जैसा ही है, तो इसमें तो कोई मेथड है भी नहीं, ये नॉर्मल बात है। मेरे पास, मुझे किसी को 30,000 देना है, 30,000 देना था, वो बोला भाई 29,000 दे दो, अब मेरे पास 10,800, तो पहले तो हम बोलेंगे ये लेके जाओ, ठीक है, बाद में हम एसेट बेचते हैं, जैसे एसेट बिकेगा आपका बाकी पैसा दे देंगे, तो पहले 10,800 में से हम लोग पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर बस प्रेजेंटेशन कैसे लिखना है वो भी बताते, इसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मोटा मोटी समझ में आना चाहिए कि टेबल में हम लोग लिख क्या रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दिया कैश बैलेंस, तो हमारे पास जो कैश बैलेंस है वो है 10,800। अब इसमें से हम लोग पे करेंगे क्रेडिटर को सबसे पहले, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पेड टू क्रेडिटर। अच्छा, तो क्रेडिटर का बैलेंस कितना है, मतलब क्रेडिटर को एक्चुअली पे कितना करना है, तो क्रेडिटर का बैलेंस है 30,000 था, बट क्योंकि उसने 1,000 कम लेने के लिए बोल दिया, तो हम लोग बोलेंगे 29,000 है। अब हम लोग दे कितना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 10,800 ही है, तो हम 10,800 ही पहले देंगे, बाकी पैसा कुछ एसेट बेच के मिलेगा तब बोलेंगे कि ठीक है दे देंगे। तो ये हो गया यहाँ पर, यहाँ अभी कुछ नहीं लिखेंगे, ये टेबल में मैंने सारी चीजों को लिखने के लिए किया है, तो यहाँ तो अभी कुछ नहीं आएगा, पहले आउटसाइडर इनसाइडर लाइबिलिटी पे होगा, फिर ये कैपिटल की जगह पे लिखेंगे, बस टेबल पे ये चीज लिख रखा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब हमारे पास फिर से कोई पैसा आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, हमारा 5 जुलाई में एक एसेट बिक चुका है जिसका वैल्यू है 25,200, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिख देते हैं रियलाइजेशन बोल के, या एसेट रियलाइज्ड ऐसे भी लिखा जा सकता है। 5 जुलाई 2022 को बिका है 25,200 का एसेट बिका है, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या पहले पे करना चाहिए, क्रेडिटर वाला को पहले पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो पूरा पेमेंट हम लोग नहीं कर पाए, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से पेमेंट टू क्रेडिटर या पेड टू क्रेडिटर, तो हम पेड टू क्रेडिटर लिख रहे, जगह कम लगेगा, पेड टू क्रेडिटर। 29,000 में से 10,800 पे कर दिया था, तो बचा कितना था, 29,000 में से 10,800 पे कर दिया था, तो बचा है 18,200। क्या हम लोग 18,200 पे कर सकते हैं, जितना पैसा था बिल्कुल पे कर सकते हैं, ये हो गया यहाँ पर। तो ये अमाउंट कैसे निकाला हम लोगों ने, 29,000 माइनस 10,800, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये जस्ट मैंने लिख दिया ताकि देखने के टाइम पे याद रहे, बट इतने छोटे जगह पे इतना चीज लिखा नहीं जाता है, तो वो लिखने के लिए बोला भी नहीं जाता है, वो इम्प्लाइड है कि जो कर रहा है वो समझ के ही कर रहा है, नॉर्मल सा बात है कि 29,000 में 10,800 पे किए, तो बाकी बचा कितना, 18,200, मेरे पास है 25,200 रुपए, क्या हम 18,200 पे कर सकते हैं, बिल्कुल पे कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, तो ये पे कर दिया। पे करने के बाद पैसा कितना बचता है, तो ये माइनस करने से हो जाएगा 7,000, इतना पैसा बचता है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं चाहे तो बैलेंस, इतना पैसा बच गया। अच्छा, अब 5th नंबर जो है, यहाँ पर क्या पे करेंगे, पैसा पड़ा हुआ है तो कुछ तो पे करना पड़ेगा, देखते हैं, क्रेडिटर पूरा पेमेंट हो गया, अब बचता है लोन फ्रॉम बी, तो बी का लोन पे करते हैं, पेड बीज लोन, ठीक है। तो बी का लोन था कितना, बी का लोन था हम लोगों का 10,000, ठीक है, बी ने तो कुछ बोला नहीं कि कम ज्यादा करो, तो 10,000 ही पे करना पड़ेगा, अगर पैसा होता है हमारे पास, तो फिलहाल तो 7,000 है, 7,000 पे कर देंगे, ठीक है, 7,000 पे कर देंगे।
अच्छा, अभी भी बी को 3000 पे करना पड़ेगा अगर हमारे पास कहीं से पैसा आ जाए। तो क्या हमारे पास कोई पैसा आ रहा है? तो पहले तो कैश जो था उसका यूटिलाइज कर लिया, फिर जो एसेट बिका 5 जुलाई को उसका यूटिलाइज किया। अब देखते हैं कोई एसेट बिका। हाँ, 30 अगस्त को एक एसेट बिका है जिससे हमें 60,000 मिला है। तो यहाँ पर लिखेंगे रियलाइजेशन 30 अगस्त को 60,000 का रियलाइजेशन हुआ है। अब इससे सबसे पहले बी का लोन पे करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे पेड बीज लोन। कितना पे करना पड़ेगा? तो जगह तो है नहीं, फिर भी हम कोशिश करें यहाँ पर थोड़ा सा लिख के दिखाने का। 10,000 लोन था, 7,000 पे हो गया था, अब पे करना चाहिए मुझे बाकी बचे हुए 3,000। तो 60,000 से 3,000 पे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, काफी अमाउंट है। और हमारे पास कितना पैसा बच गया? 57,000। ठीक है। अच्छा, अब ये 57,000 से हमें क्या पे करना पड़ेगा? अब ये 57,000 से हमें नेक्स्ट क्या पे करना पड़ेगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ही बारी आएगा। तो यहां पर लिखेंगे एक सेकेंड, ये नहीं, ये मेरा 30 अगस्त है। यहाँ पर 15 सितंबर को पे करने के लिए बोला है रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस। मतलब जब 80,000 का बात आएगा तब पे होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ तो नहीं होगा, ठीक है। ये 30 अगस्त का बात है। रियलाइजेशन एक्सपेंस पे होगा 15 सितंबर को, यहाँ क्वेश्चन बोल दिया था। तो फिर यहाँ हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है 57,000, इसे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसे मुझे लिखना पड़ेगा बैलेंस फॉर पार्टनर्स कैपिटल। मतलब ये पैसा पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बैलेंस फॉर पार्टनर्स कैपिटल। नॉर्मली ऐसे नहीं होता है, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पहले ही हो जाता है, तो वो पे करते हुए यहाँ पर बैलेंस फॉर पार्टनर्स कैपिटल ही आएगा। लेकिन अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पहले पे हो जाता तो वो हमें देखने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो पे हो गया। लेकिन अब हमें दिमाग में ये रखना है, जब 15 सितंबर का ट्रांजैक्शन को बुक करेंगे तब हमें दिखाना पड़ेगा कि 15 सितंबर को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम लोग पे कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अब पार्टनर्स का कैपिटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमें दिखाना है। लेकिन उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। क्यों? क्योंकि हमें पहले ये तो देखना पड़ेगा कि पार्टनर लोगों को कैसे, कौन से पार्टनर को पहले पे होगा, फिर कौन से 2 पार्टनर को, फिर कौन से 3 पार्टनर को। तो उसके लिए अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में आज जो मेथड सीखा वो वाला हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर 9th नंबर पॉइंट पे अब लिख देते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब पार्टनर का पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस कितना है? तो वो तो क्वेश्चन बताएगा। 76, 48 और 36। तो यहाँ पर ए के नीचे लिखेंगे 76, बी के नीचे यहाँ लिखना है 48 और सी के कॉलम के नीचे लिखना है 36। देख लेते हैं। हाँ, 76, 48 और 36 ये हो गया, ठीक है। अब पेमेंट किसको पहले करना है वो देखने के लिए मुझे यहाँ पर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड से निकालना पड़ेगा। तो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड का मुझे कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर जगह रख देते हैं, लगभग कितना लाइन जगह चाहिए होगा हम एक अंदाजे से बता देते हैं। कम से कम यहाँ पर मेरा 9, 10 करके 20 तक आ सकता है, ठीक है। बेटर होता कि अगर हम हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड पहले बना लेते तो अच्छा होता, बट मैंने ये स्टार्ट कर दिया तो अब मुझे एक अंदाजे से जगह रख के करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। हम लोग एग्जाम में ना पहले वही वाला बनाएंगे, तो हम इसको स्टेटमेंट 1 दे देते हैं, इसको ना 2 दे देते हैं। तो जगह बचाने के लिए वो झमेला करने का जरूरत नहीं होगा, पहले ये बना लेंगे आखिर में वो बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ पेमेंट, या फिर स्टेटमेंट ऑफ हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, वो भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, जो सीखा आज वही वाला करेंगे। तो पहले 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। सबसे पहले लिखना होता है बैलेंस ऑफ कैपिटल, वो तो अभी अभी लिखा।
देख देख के लिख देते हैं यहीं से। 76, 48, 36। अच्छा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:1। तो अब 2:1 ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहे तो यहाँ एक कॉलम बढ़ा के पीएसआर यहाँ भी लिख सकते हैं। मैंने तब भी बोला था अगर चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ भी लिख के कर सकते हैं। ये तो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से है कि हमें ये लिख के करना है या फिर हम लोग याद रख के कर सकते हैं। तो मैंने तो पहले बार यहीं पर लिख के दिखा दिए थे क्योंकि हम एग्जाम्पल खुद से बना रहे थे, और यहाँ पर मैंने जो है बुक से देखा तो फिर यहाँ पर ऐसे सीक्वेंस में मैंने ये लिख लिया। ठीक है, तो वहां जस्ट मैंने यहीं पर लिख के सिखा दिया था। तो करना है हमें सेम ही चीज। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, और अगर ये पीएसआर वाला लाइन नहीं करेंगे तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा। तो 2 यूनिट के लिए 76,000, तो 1 यूनिट के लिए कितना होगा? तो 76 को 2 से डिवाइड करने से होता है 38, तो 38,000 हो जाएगा। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24,000 आ जाएगा, और ये हो गया 36,000। जैसे कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला, अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा स्मॉलेस्ट बेस कैपिटल कितना है, तो वो है 24,000। इसी के हिसाब से बाकियों का कैपिटल को एडजस्ट करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल कितना होगा? तो बी ने 24,000, सबसे कम कैपिटल बी ने ही लगाया 24,000। उसी के हिसाब से अगर चले तो ए को 2 यूनिट के लिए 48,000 लगाना चाहिए था, बी को 48,000 लगाना चाहिए था 24 इंटू 2, और सी को 24 इंटू 1 24,000 लगाना चाहिए था। ठीक है, अब एक्सेस कैपिटल निकालेंगे। एक्सेस कैपिटल, तो एक्सेस कैपिटल कैसे निकलेगा? कितना लगाया है, कितना लगाना चाहिए था। तो ये हो गया। तो ए ने लगाया है 76,000, जबकि ए को 48,000 लगाने से ही हो जाता, तो ये माइनस करने से आ जाएगा 28,000। बी को लगाना चाहिए 48, उसने 48 ही लगाया। सी को लगाना चाहिए था 24, जबकि उसने 36 लगा रखा है, तो 12,000 हो गया मेरा एक्सेस कैपिटल। तो पहले लाइन में मेरा एक्सेस कैपिटल दो पार्टनर का आया, ए और सी, जिसका टोटल अगर हम लोग करते हैं तो वो 40,000 निकल के आएगा। अब फिर से ये प्रोसेस हमें रिपीट करते जाना है। फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पीएसआर, तो पीएसआर 2 और इधर 1 लिखेंगे, बीच वाला तो खाली हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर 7वें नंबर में फिर से निकालना है कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 28,000 फॉर 2 यूनिट, देन फॉर 1 यूनिट 28 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 14 आता है, क्योंकि 14 टू 28 होता है, और ये 1 से डिवाइड करेंगे तो 12,000। अब हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे छोटा बेस कैपिटल उसी को मानेंगे, सबसे छोटा अमाउंट ये वाला। तो 12,000 मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन से बिजनेस में एंटर कर सकते थे, लेकिन उसके हिसाब से अगर कैपिटल को एडजस्ट करें तो जो निकल के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल कितना हो जाएगा? 12,000 अगर जो है मतलब मिनिमम 1 यूनिट के लिए, तो 2 यूनिट वालों को कितना लगाना चाहिए था? 24,000, और 1 यूनिट वाले को 12,000 ही लगाना चाहिए। अब देखते हैं एक्सेस कितना लगाया है। एक्सेस कैपिटल कैसे निकालेंगे? कैपिटल लगाया गया है इतना, लेकिन लगाना चाहिए था कितना? लगाना चाहिए था हमें ये जो है 28,000 और 12,000। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? 5 माइनस 8 करने से निकल जाएगा। तो 28,000 लगाए, जबकि 24,000 लगाने से ही होता, तो 4,000 एक्सेस लगाया, इसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि जिसका बेस कैपिटल है उसका ऑटोमेटिकली जीरो तो आएगा। तो ये एक्सेस हो गया। अब हमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट पता चल गया। अब हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट किसको पे होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पे टू ए हो जाएगा 4,000। फर्स्ट पे टू ए कितना? 4,000। ये पहले पे होना चाहिए जो पैसा बच रहा है। फिर सेकंड किसको पे होगा? सेकंड पे टू जिनका एक्सेस कैपिटल आया, ए एंड सी। सेकंड पे हो जाएगा ए एंड सी। कितना पे हो जाएगा? 40,000 टोटल एक्सेस कैपिटल था, उसमें से 4,000 जो है पे हो चुका है, तो 36,000 पे होगा ए एंड सी को। इन कितने रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग, जो कि 2:1 हो रहा है। और इसके बाद भी अगर कुछ बैलेंस बचता है पैसे के हिसाब से, तो बैलेंस पे टू ए बी एंड सी इन पी एस आर, जो रेशियो बोला है
2 to 1, ठीक है। तो सुबह से तो हम लोग यही वाला करते जा रहे हैं, ठीक है। जब से क्लास स्टार्ट किए हैं 3 चीज मैंने करवा दिया, जो टफ है वो हम 3-4 करवा ही देते हैं और बोल भी देते हैं बार बार। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया 2:2:1, ठीक है। ये मैक्सिमम लॉस मेथड से थोड़ा सा टफ है, ये हम मानते हैं, क्योंकि टफ कुछ नहीं, बस इसमें जो है सीक्वेंस वगैरह याद नहीं रखने से ये हम लोग आगे कर ही नहीं पाएंगे। बाई चांस अगर सीक्वेंस भूल गए कि कैसे करके क्या कर, तो ये प्रोसेस आगे फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग पेमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा बैलेंस ऑफ कैपिटल जो पार्टनर लोगों को बिलोंग कर सकता है वो हम लोग का निकल के आया है 57,000। अब पार्टनर लोगों का पेमेंट निकालेंगे, तो सबसे पहला पेमेंट किसको जाएगा? सबसे पहला पेमेंट ए को जाएगा, कितना है? 4,000। तो यही हमें लिखना है, पेमेंट टू ए 4,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 10th नंबर पे पेमेंट टू ए कितना लिखेंगे? 4,000। तो 57,000 से हम लोग 4,000 पे कर सकते हैं, ये इधर लिख दिया। लेकिन यहाँ भी तो लिखना पड़ेगा ए के यहाँ पर कि 76,000 से 4,000 पे किया, लेकिन तब इन दोनों को हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। फिर नेक्स्ट किसको पे कर सकते हैं? फिर ऑर्डर ऑफ पेमेंट में जाएंगे। ऑर्डर ऑफ पेमेंट में ए और सी कितना पे करना है? 36,000 2:1 में। देखते हैं पेमेंट टू ए एंड सी, मुझे पे करना है 36,000। क्या इतना पैसा मेरे पास अवेलेबल है? बिल्कुल है। 57,000 था जब हम लोग पार्टनर को पहले बार डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किए, जिसमें से 4,000 मैंने पे कर दिया है, ठीक है। अब मेरे पास कितना पैसा बचेगा? तो 53,000। क्या 53,000 से हम लोग 36,000 पे कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 36,000। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इन दोनों का 2:1 है। तो 2:1 को 36,000 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 36,000 डिवाइडेड बाई 3, 12,000। 12,000 इंटू 2, 24,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 24,000 और 12,000। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट बोला है कि अगर कुछ पैसा बचता है तो तीनों पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। बिल्कुल बचता है, क्योंकि 57,000 से हम लोगों ने अभी तक 4,000 और 36,000 यानी 40,000 ही पे किया, अभी भी 17,000 बचा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट टू ए बी एंड सी 2:1 में पेमेंट करेंगे। कितना बचा है? 30,000, सॉरी 17,000, क्योंकि 40 यहाँ 40 हो रहा है। 40 और 57 माइनस करने से 17,000। ये हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पीएसआर में। तो 2 2 4 + 1, तो 17/5 इंटू 2, 6,800, 6,800 और 3,400 आया था। एक गुना का वैल्यू 3,400। ये हो गया। ये जैसे ही कंप्लीट हुआ तो हमारे अगस्त में मिले हुए एसेट का पूरा कंप्लीशन हो गया कि 60,000 रुपीज जो हमें अगस्त में मिला था, उससे हम लोगों ने बी का बचा हुआ लोन और उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल में, पार्टनर्स के कैपिटल के हिसाब से उनको जो जो मिलना चाहिए था ऑर्डर ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वो पे कर दिया। अब देखते हैं कि बैलेंस कितना आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस। तो ये बैलेंस तो हमारा 0 आ गया अभी, और हमारे पास कुछ पैसा बचा नहीं। लेकिन पार्टनर लोगों का अभी भी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर और भी पैसा आता है तो उन्हें कैसे पेमेंट करेंगे? तो 4,000 पेमेंट हो गया है, 24,000 पेमेंट हो गया है और 6,800 पेमेंट हो गया है। तो बचने वाला अमाउंट है 41,200, और यहाँ पर हो जाएगा 48,000 माइनस 6,800। तो ये अमाउंट हो जाएगा 41,200। दोनों ही सेम अमाउंट आ गया 36, और ये हो रहा है 15,400, 20,600। ये हो गया। इतना अमाउंट अभी भी पार्टनर लोगों को हमें पे करना पड़ेगा। अच्छा, अभी भी क्या कोई हमारा एसेट बिक सकता है? हाँ, बिक सकता है। एक एसेट था जो सितंबर के मंथ में बिका है, 15 सितंबर को 80,000 का। तो यहाँ पर लिखेंगे रियलाइजेशन ऑन वो कल से निकाले 80,000 पेमेंट हो रहा है रियलाइजेशन यहाँ पर
80,000। अच्छा, सबसे पहले इस स्टेट पे रियलाइजेशन एक्सपेंस पे होगा ऐसे बोला है, तो वो हमें दिखाना पड़ेगा, तो उसको हम हाईलाइट करके दूसरे कलर से दिखा रहे ताकि ध्यान में रहे। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, वो कैलकुलेटर को निकाल लो निकला। कितना एक्सपेंसेस पे होगा? बोला था 5,400 लग रहा है, बट हुआ 4,000, तो पेमेंट दिखा रहे तो एक्चुअल जो हुआ वही दिखाना पड़ेगा, तो 4,000 हो जाएगा। तो 4,000 हो जाएगा, ठीक है। 4,000 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा बचा हुआ अमाउंट? तो बचा हुआ अमाउंट हम लोग का हो जाएगा 76,000। अच्छा, अब ये पैसा क्या होगा? ये पार्टनर लोगों को चला जाएगा, तो ये लिखेंगे बैलेंस फॉर पार्टनर्स कैपिटल। अब किसी को तो देना नहीं है, तो बचा हुआ चीज कौन लेगा? पार्टनर लेगा। अब कौन से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्योंकि हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड तो ऑलरेडी जो है एप्लीकेबल हो चुका है, तो अब हम लोग इसको सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस पेड टू ए, बैलेंस पेड टू एबीसी, या पार्टनर लिखने से भी होगा, इन पीएसआर। तो पीएसआर क्या है? 2:1। तो 2:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। 76,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है? 15,200। तो यहाँ पर आ जाएगा 15,200, और 15,200 का डबल यानी 30,400। 30,400। तो पार्टनर लोगों को इतना इतना और भी देना था, इतना दे सकते हैं। तो अभी भी अगर कुछ बच गया है तो उसे लिखना पड़ेगा बैलेंस कैपिटल। बैलेंस कैपिटल तो बच जाएगा 10,800। ये भी सेम डेटा है, तो माइनस करने से 10,800 आएगा, और ये माइनस करने से 5,400 आ जाएगा। बस कंप्लीट। तो बैलेंस कैपिटल इतना, मतलब पार्टनर लोगों को फिर भी हम लोग इतना अमाउंट नहीं दे पाएंगे, बाकी जो भी दे सकते थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड बोला था उसके हिसाब से हम लोगों ने दिखा दिया। ये थोड़ा सा मेरा गैप क्रिएट हो गया। बाकी एक अगर हम लोग पहले ये वाला कर लेते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो कितना जगह रखना है वो हम लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा, वो भी किया जा सकता है पहले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये करने से मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। तो पहले हम लोग रिलेटिव कैपिटल मेथड से, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड से ऑर्डर ऑफ पेमेंट निकाल लेंगे, आफ्टर दैट ये वाला स्टेटमेंट बनाएंगे, तो जगह बचाने का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, और पार्टनरशिप जो है वो भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर बेसिक वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। हाँ थोड़ा बोलिए। होल्ड करो ना, लिखना लिखना। होल्ड होल्ड बात करो। बाय मैम। हाँ मैडम। आपका बात ना कट जा रहा है, मुझे नहीं आ रहा है आपका आवाज। डाउन करिए, हो गया। आ- नेक्स्ट पेज में। आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियरली मुझे। नेक्स्ट पेज में मैडम, नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में। हो गया है क्या? मुझे आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। हम अंदाजे से कर रहे हैं आप जो बोल रहे हैं, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है।
क्या हो गया है संजीव जी आपको? नेक्स्ट पेज बोल रहा था।